हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज अगेन ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एबनॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से। अभी हम उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं बच्चों, और हम लोग आज आई की वैल्यूज़ और आई के ऊपर रिलेटेड कंसेप्ट्स और ज़्यादा डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो अभी आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का, वो है कैलकुलेशन ऑफ आई। वो है कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। वो क्या होता है? आई। अब जैसे हम लोग को पता है कि वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आपको दो ही चीज़ चाहिए, या तो आपको एसोसिएशन करेंगे या डिसोसिएशन, और अगर ना तो एसोसिएशन ना तो डिसोसिएशन करे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होने वाली है। तो इस केस के हिसाब से पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसोसिएशन के लिए। तो डिसोसिएशन के केस में हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे चीज़ों को, कैसे एक्चुअली होता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो डिसोसिएशन मतलब मोर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द प्रोडक्ट। मोर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट या प्रोड्यूस्ड, ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स या मतलब मॉलिक्यूल्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो उसके तरफ अगर आप ध्यान से देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर मैं मान लेता हूँ कि A नाम का एक रिएक्टेंट था, ये टूट के B प्लस C प्लस D ऐसे अनेक प्रॉपर्टीज़ या अनेक पार्टिकल्स में ये टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं मैं कि यहाँ से मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक ये कंप्लीटली टूट चुका है बच्चों। ठीक है, तो A से आपकी रिएक्टेंट थी, B C D ये सब आपके क्या हो गए? प्रोडक्ट्स। और कितने प्रोडक्ट्स हो गए? n प्रोडक्ट्स हो गए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनिशियल जो कंसंट्रेशन लिया या इनिशियल जो मोल ली मैंने, उसकी वैल्यू आपको A ले लेता हूँ, और स्टार्टिंग में ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग हमेशा ये मान के चलते बच्चों कि कुछ भी करो, स्टार्टिंग में हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ भी करें आपके प्रोडक्ट्स हमेशा 0 लेके चलते हैं। हालांकि हमेशा नहीं होता, 99.99999% केसेस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट्स में आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके 0 की तरफ ही होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते इसके साथ। तो आफ्टर टाइम टी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये डिसोसिएट होने लगेगा। कितना बनेगा? A माइनस ए अल्फा। स्टार्टिंग में कितना था? A, अब कितना है? A माइनस ए अल्फा। मतलब कितना टूट गया है? स्टार्टिंग में अगर मैं A मोल्स ले लूँ और A अल्फा पार्टिकल्स टूट चुके हैं, तो बचेगा कितना? A माइनस ए अल्फा बच जाएगा। अगर ये A अल्फा टूटा है, अगर एक मॉलिक्यूल टूटे आपको एक करके मिलेंगे, तो यहाँ A अल्फा ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, सारा का यहाँ पर पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए बच्चों आराम से कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। हाँ, एक बात है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी Na अल्फा, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे टूट चुका है। ठीक है, तो फाइनल में आपका क्या आने वाला है? Na अल्फा। तो लिख लीजिए बच्चों। आई होप सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। अगर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी आई कैलकुलेट करने वाले हैं तो डिसोसिएशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्या सारे बच्चों का क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये तो हम लोग का क्लैरिटी आ चुका है कि बिफोर डिसोसिएशंस जितने पार्टिकल्स होंगे उसको नीचे में रखना है और आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर में रखना है। ठीक, तो अगर ये सत्य बात है तो हम लोग देखते हैं अभी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैसे बनेंगे। A माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा ऐसे करते कितने जाएंगे? Na अल्फा। ठीक है, सो टोटल में कितना आ जाएगा? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बच्चों, आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अल्टीमेटली घूम फिर के ये Na अल्फा ही बनने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n हो, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक डिसोसिएट हो गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na अल्फा मिलेंगे, डिवाइडेड बाय A। ये तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियली आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने में थे? A थे।
तो यहाँ पर a अगर कॉमन ले लिया जाए, आपकी वैल्यू आती है a 1 माइनस, अगर a को कॉमन ले लिया जाए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय a, ये i की वैल्यू चल रही है, a कैंसिल हो गया। मतलब ये प्रूफ करता है बच्चों कि वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है ना, वो आपके इनिशियल मोल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो उसके प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट या सोल्यूट के टूटने का स्टाइल, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, एकदम इसका आज एकदम पूरा नाप तोल से हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अभी i की वैल्यू जो होंगे ये 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगा। ठीक है, अभी इसको मैंने फिर से अगर कॉमन ले लिया, अल्फा का वैल्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो i की वैल्यू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेते बेटा, ये हो गई है n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट i, फॉर व्हाट पर्टिकुलर केस बच्चों, डिसोसिएशन। जहां अल्फा की नीचे भी मैं यहाँ पर DISS लिख रहा हूँ क्योंकि ये किस चीज़ का डिसोसिएशन का डिग्री है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी आपको अल्फा मिलेगा। अभी नहीं, हम लोग थोड़ी देर बाद डिराइव करेंगे, लेकिन ये लिख लीजिए बच्चों। तो डिसोसिएशन के लिए i की वैल्यू क्या मिला, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 या n माइनस 1 इंटू अल्फा। लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो, चीज़ों को एकदम आराम से देखे क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, मिल गया। चलिए, तो अभी हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा गौर करते हैं। तो i की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड i की मिनिमम वैल्यू, ये कितना होगा, ये आपको पेपर्स में बहुत ही जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे और 1 या 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट ही करो बोर्ड वगैरह में या एंट्रेंस में। आज हम इसके साथ भी तुलना के साथ ही हम क्वेश्चंस वगैरह कुछ उठाएंगे। तो ये आई मैक्स एंड आई मीन हो गई है बेटा। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो चीज़ों को, बहुत ही गौर से देखो कि आई मैक्स एंड आई मीन, ये पूरा डिपेंड करता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अल्फा, इट डिपेंड्स अपॉन अल्फा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई की फॉर्मूला क्या थी, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो इफ अल्फा इज 1 मतलब 100% क्या हो चुका है बच्चों, डिसोसिएशन हो चुका है। इफ आई इज 1, सॉरी अल्फा इज 1 मतलब 100% डिसोसिएशन हो चुका है। तो अगर 100% डिसोसिएशन हो चुका है बच्चों, तो इस केस में अगर अल्फा के वैल्यूज हम लोग यहाँ पर 1 डाल दें तो आई की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 आ जाएगा बेटा। तो अल्टीमेटली 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, n मिलेंगे। सो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, n ही हो सकती है। i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, n ही हो सकती है। ये सारे बच्चों का क्लियर हुआ बच्चों? आई थिंक एवरी स्टूडेंट इज नाउ क्लियर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i क्या है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए आपको मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि AX और BY नाम का इलेक्ट्रोलाइट एक है। तो इसमें मैंने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I मैक्स, तो आप बहुत ही शान से x प्लस वाई लिख देना। क्यों लिखोगे बच्चों x प्लस वाई, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एकदम क्लैरिटी आ चुका है बच्चों, कुछ भी करो आप, आपको ये पता चल चुका है कि I की वैल्यू जो है, I की वैल्यू जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x प्लस वाई, जहां x इज द नंबर ऑफ द कैटायंस या एनायंस एंड y इज द ऑपोजिट टू दैट। तो आज से एकदम पक्का रखे, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I चाहिए बच्चों तो आपको डेफिनेटली क्या देखना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I इज नथिंग बट n। और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने कैसे डिराइव किया, हम लोगों ने ये मान ली कि मैक्सिमम अल्फा 1 है, मतलब 100% डिसोसिएशन है, और अगर 100% डिसोसिएशन है बच्चों तो I मैक्स की वैल्यू आपको n आनी ही आनी है। ठीक है बेटा, पूरा क्लियर है? नोट कर लो बच्चों, मैं हमेशा टाइम देता हूं आपको लिए नोट करने के लिए, आप नोट कर लिए आराम से। ठीक हो गई? तो अभी हम लोग मान लेते हैं, ये लिख लिया बच्चों। अच्छा, अभी एक पॉइंट है, अभी हम लोगों ने जो I मैक्स की वैल्यू n ले ली, दिस इज 100% करेक्ट ओनली फॉर व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेना शुरू करें तो इसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो पाता। ठीक है, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक electrolytes
ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, रुकिए 1 मिनट के बच्चों, हाँ, अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 1, नॉट 100% आयोनाइज्ड, ओके, नॉट 100% आयोनाइज्ड। तो 100% ये अल्फा की वैल्यू आयोनाइज्ड नहीं है, और अगर 100% आयोनाइज्ड वैल्यू नहीं है तो ये पक्का याद रखें बच्चों कि आपकी जो आई मैक्स की वैल्यू है वो हमेशा, आई मैक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा n से हमेशा कम ही होंगे, n से हमेशा कम ही होंगे। तो एकदम पक्का रखें याद बच्चों कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, आपकी आई मैक्स की वैल्यू हमेशा n से कम होंगे। अगर वो कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से काम करो, आप आराम से 100% डिसोसिएशन मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ तो ये 100% आयोनाइज नहीं होता, और अगर 100% आयोनाइज नहीं होंगे तो डेफिनेटली वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, डेफिनेटली वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां मैक्सिमम वैल्यू n या n से ज़्यादा होने लग गए। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए आराम से, बिंदास आराम से नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। आई होप सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो नाउ लेट्स टेक फॉर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए NaCl ले लेता हूं मैं। तो NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na प्लस और Cl माइनस, तो n की वैल्यू कितनी होंगे? 2। तो I मैक्स की वैल्यू कितना होगा बेटा? 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, I मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगे? 2। अगर मैं ले लेता हूँ मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम सबको पता है ये मैग्नीशियम क्लोराइड अगर टूट जाए तो Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस बनता है बेटा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे? 3। सो I मैक्स की वैल्यू यहाँ कितने बन जाएंगे बच्चों? 3 ही बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसी तरह अगर मान लीजिए मैंने कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, तो इधर आई मैक्स की वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? 3 प्लस 2, टोटल में कितने आनी है? 5। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर कैल्शियम फॉस्फेट। वैसे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्व भी कभी कभी दिया जाता है बेटा, ठीक है, K4 ऐसे FeCN6 ये भी दिखा जाता है। तो K4 FeCN6 अगर लिखे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं? 4 पार्टिकल्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स को आपको एक पार्टिकल करके लेना है। तो आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4 प्लस 1 बेटा कितने आ जाएंगे? आंसर्स आपके पाँचों के 5 आ जाएंगे। ठीक है, आई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितने होंगे? 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। क्या बच्चों सारे बच्चे क्लियर है? क्या सारे बच्चों का कंसेप्ट यहाँ क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो प्लीज नोट कर लीजिए आराम से, बहुत ही आराम से ये चीज को नोट कर ले बेटा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये चीज पता चल गया, लेकिन यहां पर भी एक झोल है। झोल क्या है बेटा? झोल तो नहीं है, लेकिन एक मानता हूं। मान लीजिए मैं एक सिचुएशन खड़ा करके रहा हूं। लेट अस अज्यूम 40% डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ बच्चों? 40% ही डिसोसिएट हुआ है, 40% ही टूटा है। अगर 40% टूटा है ऑफ MgCl2, तो MgCl2 को अगर ध्यान से देखें, MgCl2 अगर ध्यान से देखें तो एकदम क्लैरिटी से रखें। यहाँ से आपको एक पार्टिकल, यहाँ से 2 पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे? n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3। हालांकि क्या यहाँ पर 100% डिसोसिएशन है बच्चों? क्या यहाँ पर 100% डिसोसिएशन है बच्चों? नहीं है। तो देयर इज नो 100% डिसोसिएशन, नो 100% डिसोसिएशन। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है तो आपको I की वैल्यू 1 प्लस n-1 अल्फा ही लिखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस n। n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। अब अल्फा क्या लोगे बेटा? अल्फा की वैल्यू 40%, मतलब अल्फा की दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.4। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इंटू
0.4, आपको बहुत ही आराम से पॉइंटेड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके आंसर्स 1.8। इज इट क्लियर? तो ऐसे निकालते हैं अगर आपके डिसोसिएशंस 100% ना हो। हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं पेपर्स वगैरह में कि उसके 100% डिसोसिएशन है, लेकिन अगर कभी ऐसे कंडीशन मेंशन कर दे तो आपको एकदम ध्यान बदलना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पर कुछ भी गलती ना करके आप नॉर्मल फॉर्मूला ही डालो। फास्ट फॉर्मूला कब डाल सकते हो? जब 100% डिसोसिएशन हो चुका है। अगर 100% डिसोसिएशन हो चुका है सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट इट इक्वल्स टू 1.8। जैसे यहाँ पर निकाल दिया हम लोगों ने, 1 + n-1 अल्फा ही आपको फॉर्मूला उठाना है। क्लियर बच्चा? लिख ले, आराम से लिख ले, ठीक है? लिख लीजिए बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे केस पे। अभी हम लोग दूसरे केस पे जाएंगे बच्चों। दूसरा केस कौन सा है बताता हूं। केस 2 इज रिलेटेड विद एसोसिएशंस। केस 2 इज रिलेटेड विद एसोसिएशंस। अब एसोसिएशंस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। एसोसिएशन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंबाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने का मतलब होता है एसोसिएशन। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब इसका अप्लाई करने की बारी है, ठीक है? तो कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों? जब आप एसोसिएशंस करोगे, एकदम ध्यान से देखो बेटा, जब आप एसोसिएशंस करोगे तो यहां पर मान लीजिए कि आपके पास ए नाम का n मॉलिक्यूल्स था, ये जाके अटैच होके एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। बेटा ध्यान से देखो, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स। एक बात याद रखना, n की वैल्यू लेकिन 1 से ज्यादा ही होनी है। मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन चुका है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन चुका है, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल बन चुका है। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। अगर वैल्यू ऑफ n है तो हम लोग इस चीज़ को क्या नाम देते हैं बच्चों? पॉलीमेराइजेशंस। क्या लिखने वाले इस चीज़ का वर्ड हम लोग? पॉलीमेराइजेशंस। पूरा क्लियर रखें, ठीक है? सो व्हाट इज पॉलीमेराइजेशन? इट्स अ स्पेशल केस फॉर, या इट्स अ केस फॉर एसोसिएशन। सो एसोसिएशन ही है लेकिन बहुत ही स्पेशल केस होंगे, ठीक है बेटा? तो दिस इज नथिंग बट एसोसिएशन ओनली, बट इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीमेराइजेशन। और ये पॉलीमर्स चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चों? लिख लिया? चलो ये अच्छा आराम से लिख लीजिए बच्चों। इसका भी हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे। इसके भी हम लोग को यहाँ पर आई मैक्स नहीं मिलता, यहाँ से आपको आई मिनिमम मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को ये सब चीज़ डिराइव करनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखो बच्चों। कुछ भी हो जाए आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं हिलाना है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका डिराइवेशन करूँ, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो यहाँ n मॉलिक्यूल्स ऑफ A हैज गॉन डाउन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ AN। तो ये हमारा मेन मास्टर स्ट्रोक इक्वेशन। अगर मास्टर स्ट्रोक इक्वेशन यही है बेटा, तो मैं टाइम t = 0 पे मान लेता हूँ कि इसके पास A मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ये वाला पार्ट आपके रिएक्टेंट सेक्शन में मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ बेटा कि ये प्रोडक्ट सेक्शन में है, ठीक है? तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर A मॉलिक्यूल्स मान लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो कोई एसोसिएशन हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट्स बना ही नहीं, तो मैं A मान लेता हूँ। यहाँ पर 0 या कुछ भी नहीं था। तो आफ्टर टाइम t, ठीक है? इस केस में आपका क्या होगा? A - A अल्फा ही होगा, वही A अल्फा वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? A अल्फा बाय n बनते हैं। ये कैसे टर्म आया? ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन आता है, बताता हूँ। मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ A मिलके 1 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? कि 3 मॉलिक्यूल से आपको 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल से आपको 1/3 मिलेगा। तो n मॉलिक्यूल से आपको कितना मिलेगा? 1/n। और अगर टूटे A अल्फा तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा बच्चों? A अल्फा बाय n। अब समझ में आया ये A अल्फा बाय n कैसे आया? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर, ठीक है? तो ये A अल्फा बाय n कैसे आया? आई होप एवरीवन इज क्लियर, ठीक? नाउ I की वैल्यू क्या थी? I की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते थे? पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। यहाँ एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है बेटा। बाय पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशंस, पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है?
तो पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन कितने होंगे, ए बिफोर एसोसिएशन क्या होंगे, ए। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर इसका कॉमन लिया जाए, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं बेटा, आप हो सके तो पॉज कर लो और एक बार देख लो बेटा, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो I इज इक्वल्स टू, ए को कॉमन ले लिया बेटा, ए को कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या बन जाता है देख लीजिए, ए को अगर कॉमन ले लिया 1 प्लस अल्फा बाय एन माइनस 1 प्लस अल्फा बाय एन माइनस अल्फा बाय ए, ऊपर और नीचे ए कट गया, फिर से मैं इसको एक्सप्रेशन के तौर पे लिखने के कारण 1 प्लस अल्फा बाय एन माइनस अल्फा लिख लेता हूं। तो आई हो गई बेटा, 1 प्लस अल्फा को कॉमन ले लीजिए, 1 बाई एन माइनस 1। यही है आप आई की एसोसिएशन वाले एक्सप्रेशंस, या अल्फा जब एसोसिएशन के लिए हम लोग लेंगे तो ये हो जाती है आपकी एक्सप्रेशंस। पूरा बच्चा क्लियर है एकदम। ऐसे देखो मैं डिराइव करके दे रहा हूं, हालांकि आपको डेरिवेशंस पेपर्स में नहीं आ सकते, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, कहां से हो रहा है सर। अगर आपका वो क्लैरिटी आ जाए, खत्म, आराम से, अब आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं रुकेगा, आप आराम से करते पाओगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। नोट करना, अपने नोट्स को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी क्लैरिटी बन जाती है बेटा। ठीक हो गया बेटा, लिख लिए। अच्छा, तो अभी इसके हम लोग अभी आई मिनिमम के मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ आई कब मिलेगा, जब आपके एसोसिएशन 100% होंगे। देखो वहां डिसोसिएशन होने के कारण आपके आई के वैल्यू मैक्सिमम चलते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, और यहां एसोसिएशन होने के कारण आपके वैल्यूज कम से कम होते जाएंगे, ठीक है। तो देखते थोड़ा यहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं चीजों के ऊपर, बेसिक से बेसिक चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। नाउ let us assume कि अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल्स टू 1, मतलब एसोसिएशन इज 100% एसोसिएशन हो चुका है, 100% एसोसिएशन, ठीक है। तो मैं साइड में कर लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पर अगर एसोसिएशन 100% आए तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालने वाला हूँ। अभी मैं आई मिनिमम की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई एन माइनस 1 आ जाएगा। इसी चीज को ऊपर लिखता हूं बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, ये आराम से कट गया, बचा क्या बेटा 1 बाई एन, और ये कुछ और नहीं आपकी मिनिमम की वैल्यू है। तो आई मिनिमम की वैल्यू आपको कहाँ मिलेंगे, एसोसिएशंस में। आप आई मैक्सिमम के वैल्यू कहाँ मिलेंगे बेटा, डिसोसिएशंस में। एकदम क्लैरिटी रखें, ठीक है। तो आई होप पूरा क्लियर हुआ है। आप नोट कर लीजिए बच्चों चीज़ें को, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि कोई बच्चा किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अभी डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स लिख लिया बेटा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं, थोड़ा क्लैरिटी रखे बच्चों, आराम से सिलेक्शंस के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। इतना नॉलेज सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, अब आराम से पढ़े खाली, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल्स कंप्लीटली, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स मैं अभी लेने जा रहा हूँ ये आप ध्यान से थोड़ा देखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए से A3 बना, तो इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि आई मीन की वैल्यू निकालो, आप सीधा क्या लिखोगे बेटा 1/3, बहुत ही आराम से। क्यों, कितने पार्टिकल्स है n, कितने पार्टिकल्स है इधर n, वो डायरेक्ट डिवाइड कर दो बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A गिव्स यू A2, बहुत ही सिंपल सा चीज। इसका आई मीन की वैल्यू कितनी होंगे, आई मीन की वैल्यू कितने होंगे 1/2 आनी है, ठीक है। पूरा क्लियर, ये भी हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर पेपर में मैं थोड़ा ट्रिकी करने के लिए कोशिश करूं, जैसे ये कर दी, अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे 1/n क्या डालना है। ध्यान से देखें बच्चों, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने थोड़ी ट्विस्ट कर दी। ट्विस्ट कैसे की, 4A गिव्स यू A4,
इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आपका इक्वेशन बन चुका है ये। तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये आई मीन की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है बेटा, कुछ और नहीं 1/4 ही मिलने वाली है। ठीक है, सो ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो चीज़ों को। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको ऐसे लिख दी कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये जाके एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है और ये जाके आपके CH3COOH बना रहे हैं, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे, मिनिमम आई की वैल्यू क्या लिखोगे आप 1/2। अब ये जो 2-3 मॉलिक्यूल्स ऐसे जोड़ रहे हैं बेटा, इसके कुछ नाम वगैरह भी होते हैं। जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ा जाए, हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं डाइमर। पॉलीमर मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल है तो डाइमर। 3 मॉलिक्यूल होंगे तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी ट्राइमर की वैल्यू। 4 हो जाएंगे बेटा तो इसका नाम देंगे हम लोग टेट्रामर। क्या देंगे बेटा, टेट्रामर। ठीक है, तो ऐसे आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें कि डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बनने वाला है, ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनने वाला है, और टेट्रामर मतलब 4 मॉलिक्यूल्स जाके एक मॉलिक्यूल फाइनल एसोसिएशन करके बनने वाला है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर कॉन्सेप्चुअली 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट। अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए भी सीखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा ना। कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं लेके आया हूँ आपके लिए बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेट द आई फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कैलकुलेट द आई फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो पहला वाला केस 50% डिसोसिएटेड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, 50% डिसोसिएटेड कैल्शियम फॉस्फेट। उसको कैसे निकालेंगे, आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि 50% डिसोसिएशन हुए, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 50%, या आप हाफ भी सोच सकते हो, या कोई बच्चा 0.5 करके भी निकाल ही सकता है। हालांकि आई की वैल्यू क्या होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा। ऐसे वैल्यूज क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि एक बात तो तय है बेटा, एक बात तो तय है कि आप कैल्शियम फॉस्फेट यूज करो तो वो तो डिसोसिएट बोल रहा है वर्ड, तो ऑब्वियसली ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट 100 तो लिखोगे नहीं। सो दिस इज 1 + नाउ n की वैल्यू कितनी है 3 और 2, टोटल कितना हुआ 5 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी होंगी इंटू 0.5, तो क्या आ गया बेटा 1 + 4 इंटू हाफ मतलब 2, इसकी वैल्यू कितने आ चुके हैं 3। समझ में आया बच्चों कैसे निकालना है? आई होप सारे बच्चे क्लियर है, पहला वाला क्लियर है बच्चों। चलो, अगर कुछ ना बोले, मान लीजिए सिर्फ बोला कि K4FeCN6, कुछ ना बोले, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं बोला, आपको पता है ये आयंस बनाएंगे, और आयंस मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएशन का फॉर्मूला आएगा बेटा। और अगर डिसोसिएशन का फॉर्मूला आए तो आई की वैल्यू डायरेक्ट आप 5 लिखोगे। क्यों 5 लिखोगे, इधर 4, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलके 1, टोटल में कितने आने हैं बच्चों आपके पास, टोटल 5 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए 10% डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड्स। अब आप सबको पता है कि एसिटिक एसिड अगर है आपके पास तो एसिटिक एसिड ऐसे टूटने से आपको कम से कम ये तो पता है कि ये एसिटेट आयन बनाता है बच्चों, और H+ आयन भी बनाता है। तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे यहाँ से, 2 ही पार्टिकल्स बनने वाले हैं। तो आप, क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन नहीं है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा ये चीज़ को ये याद रखना है कि मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि मतलब ये कंप्लीटली जब डिसोसिएशंस होंगे ना 100%, तभी जाके आप n की वैल्यू डायरेक्ट Imax वाली लगा सकते हो। क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं है तो आप आराम से 10% अगर है तो यहाँ पर आपकी I की वैल्यू आप कैलकुलेट ही करोगे 1 + n-1 इंटू अल्फा। 1 + n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, n की वैल्यू 2 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.1। सर 0.1 क्यों डाला, क्योंकि 10% है। ठीक है, तो यहाँ 1 + 0.1 आपकी वैल्यू आ गई है 1.1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर सारे बच्चे? चलिए
दूसरा डी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हो सके तो आप भी पॉज कर लो, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना बेटा आप पॉज करके देख लो ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो अगर मान लीजिए 3a to a3 तो दिया गया है, हालांकि इसमें बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू 80% एसोसिएशंस हुआ है, 80% एसोसिएशंस हुआ है। तो i इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पर 100% हुआ है? नहीं, तो 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा, ये आपकी फॉर्मूला आ चुकी है। कहाँ से बेटा? रिवाइज करो चीज़ों को, रिवाइज करो, आपको मैंने सिखाया है यहाँ पर तो बहुत इजी वाली सिखाई थी। हाँ, i + 1 - n इंटू अल्फा, ये वाला फॉर्मूला था ना एसोसिएशंस के लिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर चलो, तो ये 1 + n - 1 इंटू अल्फा, तो यहाँ पर i की कैलकुलेशन, यहाँ एक बीच में एक दीवार खड़ा कर देता हूँ। 1 प्लस कितने पार्टिकल्स है? 1/3, 1/3 - 1 इंटू 0.8, तो 1 ये हो गई आपकी 0.8 इंटू 2/3, ये लगभग 1.4/3 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है? आप वैल्यूज को डालते जाओ, आपके सिलेक्शंस के लिए आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। मान लीजिए आपको सिर्फ ये मेंशन किया है कि फिनॉल इन बेंजीन, दोनों ही ट्राई करो बच्चों। फिनॉल इन बेंजीन भी बोला गया है और मान लीजिए AlF3 ये बोला गया है, इन दोनों के कैसे निकालोगे? वैल्यूज बताते जाइए बच्चों, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ आप भी आगे बढ़ो, चीज़ों को रोको ना, ठीक है। अच्छा, अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर फिनॉल इन बेंजीन बता दिया सर ने आपने, अब क्या करें हम लोग? अभी टेंशन ना लो बेटा, देखो पहले इसको सॉल्व करता हूँ फिर इसको दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब ये एक आयंस बनेंगे, ये भी आयंस, दे विल बी गिविंग यू व्हाट? नथिंग बट आयंस बच्चों। अगर आयंस है तो AlF3 जो है इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म Al+3 और 3F-। हालांकि बार बार आप रिएक्शन ना लिखो, आप नंबर ऑफ आयंस ही देखो। सो I की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 4 ही लिखोगे आप। क्यों? कुछ मेंशन है क्या? 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ बोल के? नहीं हुआ, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो आप आराम से I की वैल्यू 4 लिख देना। क्यों? 3 आपके फ्लोराइड के आयंस मिलेंगे, 1 आपके एल्यूमिनियम के आयंस मिलेंगे, मिलके आपका खत्म, कंसेप्शन ही ईजी हो गया है, ठीक है। पूरा क्लियर है ना बेटा? चल, अभी फिनॉल इन बेंजीन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन क्यों है? अब देखो, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ जानता हूँ इसके बारे में, जो आपको भी बताया था, लेकिन बहुत बच्चों का भी दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि बेंजीन जो है, अगर बेंजीन ध्यान से देखें, बेंजीन जब सॉल्वेंट बन जाती है तो इसके लिए हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा बेटा? एसोसिएशन ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एसोसिएशन से मिलेगा। सो इन दैट केस फिनॉल विल बी गोइंग फॉर व्हाट? एसोसिएशंस। और एसोसिएशंस मतलब यहाँ पर आपके डाइमेराइजेशन चलेंगे। क्यों? क्योंकि फिनॉल में जो होंगे वो कुछ और नहीं होंगे बेटा, इसमें होंगे आपके प्योर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे बेटा? हाफ, क्योंकि यहाँ पर कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है तो हाफ ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चलेगा बेटा? डाइमर। यहाँ पर क्या चलेगा बेटा? डाइमर्स। पूरा क्लियर हुआ है? तो सॉल्वेंट के ऊपर भी पेपर पूछ सकता है, लेकिन हालांकि पूछने का चांस या परसेंटेज तो कम है, लेकिन मैंने बता दी थी कि पानी में डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, बेंजीन में आपके एसोसिएशन ज़्यादा होते हैं, एसीटोन में होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ना तो एसोसिएशन ना तो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू बनी हो जाती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बच्चों, आराम से लिख लीजिए। हो गया बेटा? चलो कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है, तो पहला बेसिक क्वेश्चन करेंगे अभी कि कैलकुलेट द ओपी फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस आपको ओपी निकालना है। तो पहला मैं तो क्वेश्चन भर भर के लाया बेटा आपको, आपके लिए। अच्छा, 0.2 मोलर K4 FeCN6 एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलो ये आए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स की आपकी वैल्यू आपको पता है बेटा,
आप पाई को क्या लिखेंगे, CST, नहीं आप ICST लिखेंगे क्योंकि आपकी फॉर्मूलाज मॉडिफाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है बेटा। आज से अगर आप पुराने क्वेश्चंस या नए क्वेश्चंस ही कर रहे हो, आप देखो पेपर्स में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मेंशन है या नहीं, डिसोसिएशन कोई वर्ड है क्या, एसोसिएशन कोई वर्ड है क्या, ये सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट देखना है बेटा, ठीक है। मिल बांट के तो सिलेक्शन करनी है हम लोग को। तो पाई इक्वल्स टू ICST, आई की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान से कोई परसेंटेज नहीं बोला है, तो आई इज डायरेक्टली यहाँ पर 5। क्यों 5 है पता है, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर 4 इधर 1, टोटल में 5, तो 5 इंटू C इंटू 1/12 इंटू 300। यहाँ कॉन्फिडेंस क्यों आ गया बेटा, S की वैल्यू 1/12 लेंगे बेटा, और 300 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 300 पे कन्वर्ट कर दिए। तो चलो बहुत ईजी हो गया, यहाँ 25 हो चुका है, 25 5 गुना 125 इंटू C। अब कंसंट्रेशन है 125 इंटू 0.2, बहुत ही आराम से 25 मोलर आपके, सॉरी 25 मोलर तो नहीं होगा, 25 ATM आपके आंसर्स आ चुके हैं। चीज़ों को बहुत इजी से करें बच्चों, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। फॉर्मूलाज है आपके पास, सब कुछ रेडी है, आपको खाली चीज़ों को इधर उधर करना है, जस्ट फॉर्मूलाज डालनी है, आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स, चलिए ये वाला लिख लिया होगा शायद। दूसरा एक क्वेश्चन करता हूँ बेटा, ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन उठाता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका 60% डिसोसिएटेड कैल्शियम फॉस्फेट एट 127 डिग्री सेल्सियस, और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.5 मोलर, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निकालना तो होगा ही, उपाय तो नहीं। हम लोग को सिलेक्शन के लिए हम लोग को तो पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है बेटा। कुछ भी करो, मेहनत करो, उसको ना छोड़ो, कुछ भी हो जाए। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचना, यू डोंट फियर द कंट्रोलेबल्स, सो अनकंट्रोलेबल्स, यू शुड फियर द कंट्रोलेबल्स। जो है आपके पास वही करो बेटा। तो नाउ आई इज, अच्छा आई निकाल लेता हूँ पहले, हमको तो पता ही। अच्छा चलो, हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते। पाई इज इक्वल्स टू ICST, ये सारे बच्चों का क्लियर है। पाई इक्वल्स टू ICST, ये सारे बच्चों का क्लियर है, ठीक है। तो आई तो ठीक है, कंसंट्रेशन 0.5 ठीक है बेटा, इंटू 1/12 ये भी ठीक है बेटा। आपको 127 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 400 केल्विन, सब कुछ रेडी हो जाती है बेटा। इधर हाफ से मल्टीप्लाई होगा 200, 201/12, 4 50 गुना, 4 3 गुना, तो आई इज नथिंग बट 50/3, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से, आई ये तो डिसोसिएशन वर्ड यूज किया ही है बेटा, तो 1 + n-1 इंटू अल्फा। अच्छा n कितने पार्टिकल्स, यहाँ 3, ध्यान से देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 + 2 कितना 5, 5 - 1 कितना होगा 4 इंटू अल्फा कितना बोला गया बेटा 60%। सब कुछ है आपके पास, आप सिर्फ डरते ज़्यादा हो। वो बोलते ना माउंटेन ड्यू लोग, डर के आगे जीते हैं, ठीक है। तो 3.4 हो गई इधर, आप इसको क्या करो अभी 3.4 इंटू 50/3, 170 को 3 गुना से डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल जाएंगे 53.33 ATM। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? क्या सारे बच्चों का क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो लिख लीजिए बच्चों, आराम से बिंदास लिखो बेटा, टेंशन नहीं है, टेंशन कुछ लेने का ही नहीं, ठीक है, टेंशन कुछ लेने का ही नहीं। हो गया, एक और कर लेते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल ले। अलग अलग हम आई के साथ खेल ले, हालांकि ये डेल्टा TF में भी कर सकता है, डेल्टा TB के भी में भी, डेल्टा TF डेल्टा TB पाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहीं पर भी यूज़ कर सकता है बेटा, उसका टेंशन ना लीजिए, उसका कोई प्रेशर का बात ही नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक्स में ये ध्यान देना है, अच्छा मुझे ये करनी है, ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, ये सब चीज़ बेसिक्स होती है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो एक और ले लेते हैं, तीसरा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा हम लोग अभी कंडीशन लेने जा रहे हैं बच्चों। तीसरा कंडीशन क्या लोगे आप, मान लीजिए आपको 0.1 मोलर HA नाम का एक एसिड सोल्यूशन दिया गया है, जिसकी Ka की वैल्यू
10⁻³ है, इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए बेटा, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास एक एसिड की सोल्यूशन है जिसका Ka का वैल्यू कितना दिया गया है, 10⁻³ चलो ये तो समझ में आया, क्वेश्चन तो हमको समझ में आया, लेकिन करेंगे कैसे सर? अच्छा बताता हूँ। Ha जो है ये एक वीक एसिड है, आपको कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता चला बेटा? एक चीज़ याद रखें, जिसकी Ka की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है वो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट करके ही सोचें, और क्योंकि Ha है तो H क्या होता है, आपको H+ आयंस देती है, तो ये एक वीक एसिड है। एक और बात, Ka लिखा है तो भी आप एसिड सोच सकते हो, Kb लिखने से क्या सोचोगे बेटा? Kb लिखने से आप बेस सोचोगे, ठीक है। अभी आपने तोड़ दी, यहाँ पर आपको मिल चुका है, इधर हो गया 0.1 मोलर, ठीक है, तो यहाँ 0.1, इधर 1 माइनस अल्फा लिखते थे, याद है, आज ही करवा रहा था, 0.1 अल्फा, ठीक है। ये सब चीज़ आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब इसके ऊपर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर समथिंग मोर। अगर आपके कुछ भी करें, कहीं पर भी करें, कोई भी चीज़ फास्ट ना करें, ठीक है, बहुत सारा चीज़ पॉइंट पे आपको पाई इक्वल्स टू फिर से ICST ही ढूंढना है। आपको पता है कि C आपकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर रेडी है, 1/12 भी रेडी है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 भी रेडी है। इधर काटने से आपको 25 मिल जाएगा, 2.5, 2.5, व्हाट यू ओनली नीड इज द आई। देखो बार बार क्वेश्चन जाके आपको आई पे ही अटकाएगा, ठीक है, बार बार जाके आपको क्वेश्चंस को आई पे ही अटकाएगा, आपको दूसरा कुछ चीज़ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मेरे को कहाँ अटकाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू में अटका देंगे वो चीज़, अगर आई की वैल्यू पे अटका देंगे चीज़ों को तो आई कैसे निकालेंगे, ये डिसोसिएशंस होंगे, तो ये 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। अभी जो ध्यान से देखिए तो n-1 इंटू अल्फ़ा जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने मिलेंगे बताओ, 1 और 1, 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, तो आपको मिलेगा 1 + अल्फ़ा। अब एक पॉइंट पे आ चुके हैं अल्फ़ा, आयोनिक इक्विलिब्रियम से आपको आती है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू √K/C। बेटा ये अगर आपको नहीं पता है तो आज ही याद कर लो, इसलिए मैं बताता हूँ 11th की भी बहुत ज़रूरत है, ऐसे नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है, 11th नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए। टी शर्ट में क्या लिखा है देखो, फोकस्ड रहना चाहिए बेटा, कुछ भी जिंदगी में करो तो फोकस्ड रख के करो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू √K/C, तो √K की वैल्यू क्या है, 10⁻³ इधर C की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻1, क्योंकि अल्फा की अगर 0.1 है तो उसको क्या मान सकते हैं, 10⁻⁻1, मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू अल्फा की 0.1 आ जाएंगे, ठीक है। अगर 0.1 आ गए तो 1 + 0.1 मतलब आपके वैल्यू कितने आएंगे, 1.1, आई की वैल्यू वही को इसको डालना है, 1.1 इंटू 2.5 मतलब आपका आंसर 2.75 ATM, ठीक है। बहुत इजीली आपके आंसर्स निकल गए हैं, ठीक है बेटा, पूरा क्लियर है, नोट कर लो आराम से नोट करो, देखो, समझो, सोचो, क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करो, ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करो, तभी जाके आपके क्लैरिटीज बनेंगे ना बेटा। आप कभी भी कुछ भी चीज़ को नहीं उठा सकते, बहुत डिटेल्स में हम लोग को कुछ चीज़ें के मतलब बारीकियों से देखना पड़ता है, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंट्रांस के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए बच्चों कि अरेंज द, क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग solutions in increasing order of RLVP, VP, delta TB, delta TF, pi, TB, TF, ठीक है, क्लियर है। कुछ सॉल्यूशंस देंगे, पहला केस हम लोग लेते हैं, केस 1, आपको सब कुछ मेजर करना है, इक्विमोलल सॉल्यूशंस ऑफ नंबर A यूरिया, नंबर B एसिटिक एसिड्स, नंबर C NaCl,
नंबर डी MgCl2, फिर नंबर ई एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, नंबर ई एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो। तो यहाँ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बच्चों का यहाँ इस क्वेश्चन पे फट जाता है, और मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो कि बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रेंथ भी है इसमें, और आप कुछ भी करो, यू कैन यूज इट फॉर द बेटर मॉडिफिकेशंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अरेंज द फॉलोइंग, ध्यान से देखिए आप चीज़ों को, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RLVP, VP, डेल्टा TB, डेल्टा TF, सब कुछ पूछा है, पाई, TB, TF सब कुछ पूछा है। ठीक है, पहला केस आपको क्वेश्चंस में क्या दिया है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन से बेटा ये सारे चीज़ों का क्या क्या है, यूरिया भी है, एसिडिक एसिड भी है, NaCl, MgCl2 और AlCl3 है। ठीक है बेटा, ओके। तो पहले आप क्या करो, कुछ ना करो, आप I की वैल्यूज लिख लो। I की वैल्यूज यहाँ पर 1 होंगे, यहाँ I के वैल्यूज कितने होंगे, 2 नहीं, यहाँ I के वैल्यूज 2 नहीं होंगे बेटा, ये I के वैल्यूज 2 से कम लेकिन 1 से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। क्यों 100% डिसोसिएट नहीं होता? क्योंकि ये एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इधर I के वैल्यूज क्या आएंगे, 2, इधर I के वैल्यूज क्या आएंगे, 3, इधर I के वैल्यूज कितने आएंगे, 4। तो आपको क्या करना है, कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कुछ नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अरेंज करना है। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ द इक्विमोलर सॉल्यूशंस। अगर सारे के सॉल्यूशंस की मोलालिटी अगर सेम है तो आपको ये करना ही है। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये सब चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब आराम से देख लो चीज़ों को, गौर करो चीज़ों को, डिटेल्स में देखो, पॉइंट टू पॉइंट आपकी क्लैरिटी हो जाएंगे। आपने I की वैल्यूज लिख ली। अब मैं बताता हूँ मेन चीज़, सुनो ध्यान से। ये हो गया बेटा, आपको कुछ पॉइंट्स हो गया आई सपोज। ओके, अभी देखो ध्यान से, RLVP, डेल्टा TB, पाई, TB, डेल्टा TF, ये सारे के ट्रेंड्स इक्वल पैटर्न में होते हैं, इनके ट्रेंड सेम होते हैं। और TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस, इनके ट्रेंड्स अलग होते हैं। ठीक है, इनका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज जो होंगे, ऐसे में नहीं लिखता, दे विल बी प्रोपोर्शनल टू I, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, इतना याद रखें। मतलब ये पांचों के पांचों जो है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टूडेंट्स, I, एंड ये जो 2 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स वैल्यू ऑफ I। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे। तो अगर आपको प्रैक्टिकली ही देखना है कि प्रोपोर्शनलिटी साइंस में हम लोग उसको कैसे करें कैसे नहीं करें, एकदम डिटेल्स में देखते हैं, थोड़ा एकदम पक्का देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको पता चला कि आपके बहुत सारे कंडीशंस थे। तो सबसे ज़्यादा I की वैल्यू, पहले I का ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा I की वैल्यू है आपकी 4, E, देन D, देन C, देन B, देन A। अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, E, B, C, D है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर, अच्छा मैं इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख लिया, तो मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ। E सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर C, फिर B, एंड लास्ट में A। और इधर इसका आंसर उल्टा हो जाएगा बच्चों, E सबसे कम होगा, फिर D, फिर C, फिर B, और सबसे ज़्यादा होगा A का। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? ये क्यों पलट जाता है? क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखते हो आपको पता चलेगा कि डेल्टा TF इज नथिंग बट TF नॉट माइनस TF। तो ये माइनस होने के कारण, इसके आगे एक माइनस साइन होने के कारण इसमें प्रॉब्लम होती है। उसी तरह अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखो, सो ये P नॉट कहाँ मिलता था, ये P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, याद है? तो यहाँ माइनस, यहाँ फिर से माइनस आ गया बेटा। ये माइनस के कारण इसके ट्रेंड्स बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस के कारण ये ट्रेंड्स कंप्लीटली क्या होंगे बच्चों, बदल जाएंगे। एकदम भूलना मत बच्चों, पकड़ के रखो चीज़ों को, पकड़ के रखो चीज़ों को। ठीक है, तो लिख लीजिए। आई होप आपने लिख ही लिया होगा। ठीक हो गया। अब 2 में एक और प्रश्न कर देता हूँ। केस 2,
केस 2 का एक क्वेश्चन है बेटा, when unequal molarities are present, when unequal molarities with different I values, sorry, different alpha values, ठीक है। तो अनइक्वल मोलालिटीज मतलब जब आपके मोलालिटीज सेम नहीं होंगे, जब आपके मोलालिटीज सेम नहीं होंगे और उनके मोलालिटीज में डिफरेंट अल्फा के वैल्यूज होंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ बेटा, तब आपको समझ में आएंगे। पहला वाला केस में क्या था कि मोलालिटीज आपके क्या थे, सेम थे, तो डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थे या कुछ पॉइंट्स टीएफ सॉल्यूशन और प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ही दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, आई के वैल्यूज के साथ। यहाँ आएगा इफेक्टिव मोलालिटीज, तो यहाँ पर देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट, मीन्स दे आर रिलेटेड टू इफेक्टिव मोलालिटी। ये इफेक्टिव मोलालिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है, आई मल्टीप्लाइड बाई एम, ठीक है। सो अल्टीमेटली मोलालिटी जो इफेक्टिव वैल्यू होंगे वो डिपेंड होंगे, मोलालिटी को तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना ही है, मल्टीप्लाइड बाय आई। ध्यान में रखें बच्चों, किसी बच्चे का अगर टेंशन हुआ तो आपको पूछ सकते हैं कि सर कंसंट्रेशन तो कभी कभार मोलारिटी में भी दिया जाता है, तो अगर मोलारिटी में ही दिया जाता है तो हम लोग क्यों करते हैं मोलालिटी के साथ। मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, हियर वी आर यूजिंग CPs और CPs आर नथिंग बट बेसिकली कनेक्टेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो मोलालिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोलैरिटी। एकदम पक्का क्लियर करें, ठीक है, एकदम पक्का क्लियर करें। सारे बच्चों का क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये पूरा क्लियर हो चुका है शायद। बेसिक कंसेप्ट मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को हम लोग जब यूज करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल करवाऊंगा ही, अभी टेंशन ना लो, एग्जांपल्स करवाना ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे जब मोलालिटीज भी सेम ना हो और अल्फा के वैल्यूज भी अलग अलग हो। चलो देखते हैं कुछ। तो पहला मैं लेने चाहता हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, इसमें अल्फा की वैल्यू मान लीजिए मैंने 80% ले ली, ठीक है, और इसके कंसंट्रेशन मैंने ले ली 0.2 मोलाल, ठीक है, और फिर मैंने ले लिया मान लीजिए Ag2CrO4, ये भी ले लिया। इसके अल्फा के वैल्यूज मैं 60% ले रहा हूँ और इसमें मैं 0.1 मोलाल ले लेता हूँ, ठीक है। और तीसरी मैं मान लेता हूँ एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा NaCl की। हाँ चलो NaCl की ले लेता हूँ। यहाँ अल्फ़ा के वैल्यू मैं 90% ले लेता हूँ बेटा, और इसका 0.5 मोलाल ले लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख लो, ये NaCl, ठीक है, ये कंडीशंस लिख लो बेटा। और इसके बाद हम लोग अभी जाने वाले हैं मेन पॉइंट पे, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व डायरेक्टली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें हो, कहीं पर भी हो, माइंड गेम खेलना तो फैकल्टी का काम ही है, आपका काम है माइंड गेम्स को कैसे भी करके टैकल करना बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आप कुछ ना करो, आप चीज़ों को सिंपल से रखो बेटा, मैं आपको सॉल्व करूँ। लिख लिया बेटा ये चीज़? अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ये देखना कि वैल्यूज प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं I इंटू एम के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, I इंटू एम, तो मान लीजिए यहाँ पर 80% और 0.2 मोलर हो गया ना, तो यहाँ I की वैल्यू कितने मिलेंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा 1 + 4 × 0.8। अभी तो कम से कम आप ये तो निकालना जानते ही हो, तो 4.2 ये हो गई और m हो गया यहाँ पर 0.2, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो तो IM की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, इस सॉल्यूशन का मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसका सॉल्यूशन का नंबर 2 दे देता हूँ, इस सॉल्यूशन का नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो I इंटू एम की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0.84 हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर दूसरा पॉइंट, I = 1 + 3 पार्टिकल्स है, मतलब 2 आनी है, इंटू 0.6 2.2, मोलैलिटी की वैल्यू 0.1, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, IM की वैल्यू 0.22 आएगी, ठीक है। फिर यहाँ भी ले लेते हैं बेटा, I = 1 + 0.9 आएगा बेटा, 1.9 आएंगे, और मोलैलिटी की वैल्यू तो आपके 0.5 है ही, दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, I इंटू एम, इसके लिए आपको मिलेगा 0.95, आपको तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं।
नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस सबसे ज़्यादा किसका है वैल्यू, इफेक्टिव मोलालिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है, किसके, इसके अरेंज कैसे करेंगे बेटा, इफेक्टिव मोलालिटी सबसे ज़्यादा मिला आपको वहाँ 0.95, चलो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा है, फिर आपके पास पहला वाला ज़्यादा है, फिर दूसरा वाला, बस मिल गया, ख़त्म। क्योंकि अभी आप जब अरेंज करने जाओगे ना बेटा, जब आप अरेंज करने जाओगे तब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। आपको याद है कि डेल्टा टी बी पाई डेल्टा टी एफ आर एल वी पी और टी बी, ये सारे के ऑर्डर्स क्या होंगे, डायरेक्ट इफेक्टिव मोलालिटीज के ही ऑर्डर होंगे, मतलब 3 1 2। आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 सबसे ज़्यादा, फिर 1, फिर 2। आई होप एवरीवन इज क्लियर। और दो अलग जो पैटर्न्स फॉलो करते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, टी एफ और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इनके ऑर्डर्स क्या हो गए, पलट देना बेटा, 3 सबसे कम, फिर 1, फिर 2। क्लियर, ऐसे सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चंस को। क्लियर है सबका, पूरा क्लियर है बच्चों। आई होप बच्चों आपको पूरा गहराई से, पूरा डिटेल से समझ में आया आई फैक्टर्स क्या होती है, कैसे हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स के लिए यूज़ किया है। एंड ये खुदा ना खास्ता ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो बहुत ही मज़ा लग जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आना तो तय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का केस 1 खत्म होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड सबसे भारी भरकम पार्ट था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे वो केस 2 होगा, अगला वीडियो उसके ऊपर होगा, दैट इज़ लिक्विड एंड लिक्विड। तब तक के लिए बच्चों अगर आपका क्लियर हुआ है तो एकदम डरिए ना, पूछिए मुझसे, कोई डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में #BWD लिखना आपको तय है। अगर आपने पूरा देखा है, ध्यान से आपको समझा है, पूरा क्लियरिटी रखिए। तब तक के लिए बच्चों आज रखता हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।